सम्राट चौधरी की सरकार बन गई। सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार भी तय हो गया। सारी तैयारियां पूरी हो गई। लेकिन आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी रही है सम्राट चौधरी की कि अपने ही लोगों को बांधने की तैयारी कर ली है। लगातार कैबिनेट की बैठक हो रही है और कहा यह जा रहा है कि सम्राट चौधरी जानबूझ करके कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं ताकि एक गाइडलाइन तैयार कर लिया जाए, एजेंडा तैयार कर लिया जाए कि आने वाला जो मंत्रिमंडल होगा, जो मंत्री होंगे, वो किस तरीके से काम करते नजर आएंगे। तो क्या ये माना जाए कि ये सब कुछ किसी की देख रेख में हो रहा है? क्या ये माना जाए कि रिमोट कंट्रोल से सरकार को चलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है? अगर ऐसा नहीं है तो आखिरकार ऐसी क्या वजह रही कि कैबिनेट विस्तार होने से पहले दनादन तीसरी बार कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और तमाम बड़े बड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही है, तमाम बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही है। इसी पर सारी चर्चा होगी आज की इस खास पेशकश में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मेरे साथ जुड़ गए हैं वाईबीएन न्यूज के मैनेजिंग एडिटर दीपक गौर साहब। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। तो जिस तरीके से अब ये चर्चाएं आम हो चुकी है कि सम्राट चौधरी अब कुछ एजेंडा तय करके आगे बढ़ रहे हैं, न सिर्फ सम्राट चौधरी बल्कि साथ में उनके जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, चाहे बात हम विजेंद्र यादव की करें या विजय चौधरी की करें, ये तीनों मिलकर के अब तमाम एजेंडे को तय करने में लगे हुए हैं। और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से पहले घोषणा की गई थी कि बिहार की सरकार भले मुख्यमंत्री कोई भी हो लेकिन करेगी वही, चलेगी वैसे ही जैसे नीतीश कुमार चाहते हैं। अब दूसरी तरफ मजबूरी और बाध्यता है कि सम्राट चौधरी को अब यह भी दिखाना है कि भाई जो नई सरकार है वो बीजेपी की विचारधारा के हिसाब से चल रही है, संघ की विचारधारा के हिसाब से चल रही है। तो उस पर अब कयास ये लगाया जा रहा है, तो क्या रिमोट कंट्रोल अब अमित शाह के हाथ में है? क्या रिमोट कंट्रोल नितिन नवीन के हाथ में है? क्या रिमोट कंट्रोल पीएम मोदी के हाथ में है? क्या सब कुछ जो चलाया जाएगा वो सब कुछ दिल्ली से तय होगा, जैसा कि बार बार तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहा है? या फिर ये जो कैबिनेट विस्तार है उससे पहले जो फैसले लिए जा रहे हैं इसको अमूमन रूटीन डिसीजन माना जाए कि हाँ इस तरह की चीजें होती रही, लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े फैसले लिए हैं उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो इन सवालों का जवाब ही हम तलाशेंगे इस खास पेशकश में। तो दीपक गौर जी, ओवर टू यू। जी देखिए, आप जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय सही में बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कल नई सरकार का गठन होना है, मंत्रिमंडल का कैबिनेट का विस्तार होना है और इससे पहले आज और पिछले एक दो दिनों में लगातार कैबिनेट की बैठक होना कुछ तो अंदर खाने के बड़े संकेत देता है। प्रधानमंत्री मोदी आज वहां पहुंच गए हैं। आज शाम को अभी थोड़ी देर पहले ही जो है अमित शाह पहुंच गए हैं और नितिन नवीन भी पटना पहुंच गए। इसके साथ ही अभी थोड़ी देर में बैठकों का दौर भी शुरू हो जाएगा। बैठकें किसी भी एक राज्य की आगे की नीति निर्धारण जो करता होते हैं उनके बीच में एक मंथन का बहुत एक सूचक होता है कि वो बैठ रहे हैं और कोई अच्छा मत रहे हैं। लेकिन लगातार सतत प्रक्रिया के तहत इस तरह की बैठकें होना कुछ और भी संकेत देता है। देखिए, जैसे आज दोपहर में एक खबर बड़ी तेजी से चली कि निशांत कुमार को जदयू ने मना लिया है कि वो कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। अब से पहले ये चल रहा था कि निशांत के इर्द गिर्द के या निशांत के करीब या वो धड़ा जो निशांत के साथ जुड़ा हुआ था या जो नीतीश कुमार का एक युवा पीढ़ी वाला धड़ा था जो निशांत को अपना नेता मान बैठा है, उससे नेता चुने जाएंगे। और ये अंदर खाने तो तय है कि जो अब कैबिनेट का विस्तार होगा, जैसे वो एक रेशो बना है कि 12 या 13 बीजेपी, 12 या 13 जेडीयू और 2+1+1 जैसे वो है कि लोक जनशक्ति पार्टी के 2 हम के और कुशवाहा की पार्टी का भी 1। तो हर आदमी अपने अपने गोटियां बैठा रहा है कि भाई कौन किसको भेजेगा, कौन किसको नहीं भेजेगा। इस पूरे उसमें कुशवाहा का पता है कि उनका कौन आएगा, ठीक है। लोजपा से भी पता है कि वो संजय पासवान और संजय सिंह के उनके साथी संजय कुमार के साथ उनके साथ खेल सकते हैं। लेकिन बड़ा गेम जेडीयू और बीजेपी के अंदर है। बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं
कि कौन कौन से लोग आएंगे। जेडीयू इस तरह पे जा रहा है कि उनके पुराने जो थे, जिनमें पुराने वालों में अगर हम बात करें तो लेशी सिंह की बात कर लें, हम श्रवण कुमार की बात कर लें, अशोक चौधरी की बात कर लें, मदन सैनी की बात कर लें, मोहम्मद जमा खान की बात कर लें, इन लोगों को कैबिनेट में फिर से लाने की तो बातें हो ही रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ नए नाम भी जदयू जो है अपने साथ जोड़ना चाह रही है, जो नए चेहरे हैं। अब नए चेहरों में जहां शीना मंडल का नाम आता है, जहां विनय चौधरी की बात होती है, जहां बुलो मंडल की बात होती है, भगवान सिंह कुशवाहा की बात होती है, तो ये वो चेहरे हैं जिनको लाना चाहती है। अब कैसे परिपाटी कैसे बैठे, ये बैठकों का दौर तो बहुत अहम है, लेकिन सवाल जहां से शुरू हुआ था, ये सम्राट चौधरी का लगातार बैठ के करना, क्या पुराने वाला जो मंत्रिमंडल था उसमें से कुछ लोगों को कैरी किया जाएगा? क्या बीजेपी अपने उनको कैरी करना चाहती है? और क्या ये संकेत है कि अब आप सब लोग जो गाइडलाइन है, जैसा आपने बोला कि दिल्ली से रिमोट कंट्रोल की सरकार चलेगी, तो क्या वो रिमोट कंट्रोल की सरकार में अब सबको उनकी एसओपीज दे दी जाएंगी? क्या उनको डूज डोंट्स बता दिए जाएंगे कि भाई अब आपको नीतियां नहीं बनानी है, नीतियां बनाकर तो एक पावर हाउस से आएंगी, आपको उनको एज ए एक साइनिंग अथॉरिटी, एक संवैधानिक पद पे बैठे होने के नाते उनका एग्जीक्यूशन पार्ट देखना है। तो ये भी मंथन बैठकों का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन अहम है ये जो बैठकें हो रही हैं, ये कोई ना कोई संदेश तो दे रही हैं। और कल सुबह 12:10 पर जब शपथ ग्रहण होगा, ये बड़ा वो है, आप देखिएगा कि कल सुबह सुबह 11 बजे के आसपास खबर आ सकती है कि नितिन नवीन के साथ लोग बैठे हुए हैं, या सम्राट चौधरी के साथ उनका नया कैबिनेट जो शपथ लेने वाला है, उन लोगों को लास्ट टाइम में पिन पॉइंट किया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा और उन्हें बुलाएगा, आप आगे की पंक्ति में आके बैठ जाइए और बाहर वाले जो पीछे लोग हैं वो आप दर्शक दीर्घा पे जाके बैठ जाइए। तो ये रणनीतियों का दौर है और रणनीतियां बनेंगी, लेकिन बिहार के लिए ये रणनीतियां बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पीछे भी अपनी डिबेट में इन बातों को कह चुके हैं कि बिहार को अब ये जाति और ये क्षेत्रवाद के समीकरण से ऊपर उठकर एक ऐसा कैबिनेट बनाना होगा जो अब बिहार में विकास लाए। अगर हम लास्ट समय तक फिर वही जो पुराने दशकों से चला आ रहा है, अगर उसी परिपाटी पर रहे, तो बिहार में बाहर को फिर आएगी, इसमें कोई दौर नहीं है कि ये सरकार नहीं लाएगी, लाएगी, पर उसका समय, उसकी समय सीमा जो अभी समय सीमा की बात करी वो खींच सकती। जी सूर्य जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही कि हमें क्षेत्रवाद से ऊपर उठना होगा, हमें जातिवाद से ऊपर उठना होगा, जो जो भी राजनीतिक समीकरण आमतौर पर बनाए जाते हैं उससे ऊपर उठना होगा, लेकिन क्या उससे ऊपर उठना इतना आसान होगा? तो ये जो तमाम कवायदें की जा रही है, जिस तरीके से तमाम बैठकों का दौर चल रहा है, जिस तरीके से कैबिनेट की बैठकें हो रही है, पहली बैठक 22 अप्रैल को होती है, उसमें 22-23 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी जाती है, उसके बाद 29 अप्रैल को दूसरी बैठक होती है, उसमें करीब 63 से 65 प्रस्ताव एजेंडा को हरी झंडी दिखा दी जाती है, उसी तरीके से फिर बैठक होती है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए, क्योंकि देखिए यहां पर बात निकल करके वही आती है कि भले वो क्षेत्रीय राजनीति से ऊपर उठना चाहते हैं, विकास की राजनीति करना चाहते हैं, जातीय समीकरण को साधने की भी कोशिश है, लेकिन इससे सब जो साधने की बात होती है, जो समीकरण साधने की बात होती है, उसमें विकास कहीं पीछे छूटता हुआ नजर आता है। जो आपने भी कही बात, ये बिल्कुल सच है कि डबल इंजन की सरकार है और इस बार जो जनता है वो चाहेगी कि चलिए ड्राइविंग सीट पर इस बार बीजेपी को बिठाया गया है, तो विकास के जो दावे किए गए, जो वादे किए गए, वो हकीकत के धरातल पर उतरता हुआ नजर भी आए। अब यहीं पर शुरू होती है ये गाइडलाइंस तैयार करने की बात कि विकास भी होगा, क्षेत्रीय संतुलन भी साधा जाएगा, जातीय समीकरण भी साधा जाएगा, लेकिन उनको ये बता दिया जाएगा, क्योंकि देखिए राजनीति है, सियासत है, उससे बाहर तो निकल नहीं पाएंगे। तो जो जातीय समीकरण है उसको भी साधा जाएगा मंत्रिमंडल विस्तार में, साथ ही क्षेत्रीय समीकरण को भी साधा जाएगा, लेकिन एक शर्त पे कि ठीक है आपको बना दिया गया है, आप चूंकि क्षेत्रीय संतुलन में फिट बैठ रहे थे आपको बना दिया गया है, आप जातीय समीकरण में फिट बैठ रहे थे आपको बना दिया गया है, लेकिन आप मनमानी नहीं करेंगे, आप करेंगे वो जो आपको पहले से बता दिया जाएगा। यानी कि आपके नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसको आप काम करने दें और सरकार पहले से तय करके बैठी है कि वो क्या क्या काम करवाना चाह रही है, और मंत्री की भूमिका एक सुपरवाइजर से बहुत ज्यादा कुछ नहीं होने वाली है, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। क्योंकि जो भी होगा वो या तो दिल्ली के निर्देश पर होगा या नीतीश कुमार के निर्देश पर होगा और उसी तरीके से काम को आगे बढ़ाया जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि विकास भी होगा और
दोनों जो सियासी समीकरण उसको भी साधने की कोशिश की जाएगी। अब देखिए, जिस तरीके से बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक हुई, तमाम बड़े बड़े मुद्दे उठाए गए और कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जैसे टाउनशिप 11 नए टाउनशिप बनाने की बात है, मॉडल टाउन्स बनाने की बात है, जिस तरीके से मेट्रो के विस्तार की बात है, मुंगेर को भी प्राथमिकता दी गई, वहां पर मैरिन ड्राइव बनाने की बात है। यानी कि हर वो बड़े फैसले, बुजुर्गों को बड़ी राहत देने की बात है, 10,000 से ज्यादा दरोगा की भर्ती हो रही है, 22,000 से ज्यादा पद खाली हो रहे हैं, उस पर नियुक्ति की बात है। ये तब तमाम बड़े बड़े फैसले, ये फैसले ऐसे नहीं है कि भाई अगर उनको 5 दिन 10 दिन टाल दिया जाता तो वो फैसले होते नहीं, बल्कि टाला इसलिए नहीं गया क्योंकि ये तमाम फैसले लेकर के और इसको जो अमली जामा पहनाना है उसमें साल 2 साल लगने हैं। तो यानी कि अभी जो 3 बार की कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें इतने बड़े एजेंडा तय कर दिए गए हैं जिससे अगले 1 साल 1.5 साल तक तो मंत्री के सिर उठाने की जगह ना मिले, वो लगातार उस पर काम करते नजर आए। इसके अलावा जो उनके अपने अपने एजेंडा होते हैं, देखिए एनडीए में जो तमाम घटक दल हैं, अगर हम एलजेपीआर की बात करें, आरएलएम की बात करें या हम की बात करें, तो सबके अपने अपने एजेंडा भी हैं। अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो वो बिहारी फर्स्ट का विजन लेकर के आए थे, वो पलायन को रोकने की बात कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करने की बात कर रहे थे। तो इतनी छूट तो घटक दलों को भी दी जाएगी और साथ में जो बीजेपी और जेडीयू उनको भी छूट दी जाएगी कि ठीक है आप अपने हिसाब से भी कुछ काम कीजिए। लेकिन जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये माना जा रहा है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो नीतीश कुमार और जो तमाम आला जो पदाधिकारी हैं, यहाँ तक कि बीजेपी के, जेडीयू के, सबकी सहमति के हिसाब से ये एजेंडा तैयार किया गया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार कर लिया गया है और उसी के हिसाब से सभी मंत्रियों को आगे काम करना ही होगा और उसी के हिसाब से मंत्रालय का चयन भी होगा और आवंटन भी होगा उसी के हिसाब से। तो यही झलक मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रही है तमाम कैबिनेट की बैठक में। जी, लेकिन 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 आपने अभी पीछे बात कही कि ये या तो दिल्ली से तय होगा या तो यानी बीजेपी से तय होगा या इसे नीतीश कुमार देखेंगे। लेकिन जिस तरह से जेडीयू के अंदर से जो बयानबाजी आ रही है और जिस तरह से उनकी गतिविधियां नजर आ रही हैं, जिस तरह से उनका ओवरऑल एक फ्लो नजर आ रहा है, उसमें कहीं एक 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 कुछ संकेत और कुछ संदेह पैदा होते हैं। जेडीयू कहती है कि भविष्य में निशांत कुमार को क्योंकि बड़ी भूमिका निभानी है इसलिए अभी उन्हें मंत्री पद देना जरूरी है और उन्हें मंत्री बनना उनका बहुत जरूरी है। लेकिन अभी निशांत कुमार, जैसे हम पूर्व की चर्चाओं में कह चुके हैं, वो एक छोटा पौधा है और अभी वो राजनीति का काका सीखने के लिए निकले थे, उन्हें बीच में बुला लिया गया। तो क्या, एक सवाल अभी भी सियासी गलियारों में है, क्या अभी जेडीयू की उतनी सुनी जा रही है? शायद शायद डाउट है, मेरे को डाउट है इसमें कि उतनी नहीं चल रही है, क्योंकि जिस तरह से एक हड़बड़ाहट जेडीयू के अंदर नजर आ रही है उसमें कुछ तो ऐसा है कि अब बीजेपी बड़े भाई के रूप में आकर अब थोड़ा सा डोमिनेशन वाली मोड में आएगी, थोड़ी डोमिनेटिंग मोड में नजर आएगी। और ये आप देखिएगा, मैं इसको गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगले 1 साल में ये दिखेगा भी। देखिए, कल का ही एक बड़ा घटनाक्रम हुआ कि कैसे पाटलिपुत्र का जो विक्रमशिला वालू जो पुल जो गिरा है, सॉरी माफ कीजिएगा, उसको उसके आकलन के लिए सम्राट चौधरी गए, उसकी 4 सालों तक मेंटेनेंस का किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। वो मंत्रालय किसके पास था? खुद बीजेपी के पास था। उससे पहले वो किसके पास था? तो देखिए, अब बिहार का शासन और बिहार का प्रशासन और बिहार की सरकार अब पूर्वज जो जिस तरह जो एक पैटर्न था उस पर चलती हुई आपको नजर नहीं आई। आप बीजेपी शासित राज्य ले लीजिए, वहां के मंत्रियों का हाल देख लीजिए, आपको मंत्रियों का जो टॉप के 5 मंत्रालय होते हैं उनके भी नाम नहीं पता होंगे। आप हरियाणा की बात ले लीजिए, आप उत्तराखंड की नाम ले लीजिए, आप दिल्ली की बात कर लीजिए। बीजेपी के साथ यह है कि एक मास्टर प्लान बनता है और उस मास्टर प्लान के तहत काम होता है, और यही मास्टर प्लान, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि बीजेपी एक नीति के तहत आई, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब बिहार में ऐसे चला चली की बेला नहीं होगी कि एक योजना बनी और लटक गई, क्योंकि बीजेपी के किसी भी राज्य में अगर कोई एक छोटी भी चूक होती है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पीएम मोदी तक पहुंचता है, और अगर वहां वो सक्सेस होता है तो उसका सक्सेस का रेशो भी वहां तक होता है। बंगाल में जो जीत का पूरा श्रेय दिया गया, आप देखिए उस घटनाक्रम को देखिए कि जब पीएम मोदी को दिल्ली में बुलाया गया और वो अपना दिल्ली मुख्यालय में, भाजपा मुख्यालय में खड़े हुए, तो उनके नाम से हुआ कि आपके नेतृत्व में हमने ये जीत हासिल की। तो उन्होंने जो उन्हें माला पहनाई जा रही थी वो माला उन्होंने नितिन नवीन के गले में डाली, और उनके लगातार उनके मूवमेंट्स को देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए, पीएम लगातार नितिन नवीन को खींच खींच के आगे ला रहे।
हम्म, चाहे वो ऊपर से हैंड वेव करने का मामला हो या साथ साथ चल के लोगों के अभिवादन का मामला हो, नीति नवीन को साथ साथ खींच लेते हैं। ये एक बिल्कुल। संकेत है, ये एक संकेत, बड़ा संकेत है कि अब सेकंड लाइन बीजेपी भी अपनी तैयार करेगी, क्योंकि वो पहले वाली आडवाणी जी और अटल जी के टाइम की जो सेकंड लाइन थी, वो सेकंड लाइन अब उतनी स्ट्रांग सी नजर नहीं आती, वो भी तैयार करेगी। और एक एक जैसे बीजेपी के लिए कहा जाता है कि एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करती है, एक स्ट्रेटेजी बना के काम करती है, एक प्लान के तहत काम करती है। हम्म, तो अब इनका विकास का एजेंडा जो होगा वो भी उसी तरह से हम्म, काम करेगा। आप यूपी में देखिए, यूपी में लगातार सतत विकास हम्म, नजर आया है, डेवलपमेंट नजर आया है। वही डेवलपमेंट अब आपको बंगाल में और बिहार में भी नजर आएगा, लेकिन प्लान प्लान आपने बात बिल्कुल सही कही, वो सेंटर से आएगा। और जितने भी मंत्री होंगे अब वो एक सीईओ की तरह काम करेंगे, कि वो उस डिपार्टमेंट का सीईओ है, उसकी सारी जवाबदेही उसकी होगी, उसकी जिम्मेदारियां उनकी होंगी। और अब ये चूके, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये चूके जैसे बड़ी बड़ी चूके हैं कि पिछले 20 साल में 100 से ज्यादा पुलों का गिर जाना, ये सही में बहुत दुखद है कि ये किनकी देखरेख में काम हो रहा था, ये किनकी निगरानी के तहत काम हो रहा था, उनके मंत्रियों के साथ, उनके मंत्रियों की अंडरस्टैंडिंग क्या थी, उन विभागों के जो अध्यक्ष हैं उनकी जिम्मेदारी क्या थी, कोई तय नहीं। लेकिन अब तय होगी और बहुत ही प्रबल तरीके से तय होगी, क्योंकि अब बिहार को स्पेशली पीएम मोदी ये हल्के में लेने वाले नहीं है। और यहाँ की अब नीतियां जो होंगी और यहाँ के काम करने का तरीका जो होगा पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आएगा। बिल्कुल। देखिए, अब माना भी जाता है, ये कहा भी जाता है कि जो बीजेपी है वो कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करना चाहती है। यहाँ का मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नहीं जी, होता है, बल्कि सीईओ होता है। और उसी के हिसाब से वो अपने एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जो मंत्री हैं उनके साथ भी बिहेव करता हुआ नजर आता है कि भाई आपको जो भी काम असाइन कर दिया गया है काम कीजिए। उसमें कोई राजनीति नहीं, काम करते वक्त कोई सियासी समीकरण नहीं साधना है, आपको कोई जातीय समीकरण नहीं साधना है, कोई क्षेत्रीय जी, संतुलन नहीं और साधना है। यही यही तो कारण है। जी, यही, माफ करूंगा सर जी, बीच में टोक रहा हूं उनको। हाँ यही कारण है हाँ, कि पीएम मोदी हमेशा ये कहते हैं कि जब लोकसभा का सत्र चल रहा हो उस दौरान आप दिल्ली में आइए, अन्यथा आप दिल्ली में नहीं रहिए, अपने क्षेत्रों में जाइए, अपने क्षेत्र की समस्याएं सुनिए, अपने क्षेत्र के विकास की योजनाओं पे देखिए, जो विकास योजनाएं चल रही हैं उनका पूरा तरह से उनकी समीक्षा कीजिए, उनका मूल्यांकन कीजिए, क्या अच्छा हो रहा है क्या गलत हो रहा है, उसके साथ कोऑर्डिनेट कीजिए अपने विधायकों के साथ, अपनी जो लोकल बॉडी है उनके साथ बैठ के क्षेत्र के विकास की। जैसे अभी बंगाल चुनावों में बात हुई कि बीजेपी बीजेपी एक स्टैंड के साथ काम करी कि उन्होंने सनातन पर बात करी, सनातन के साथ उन्होंने समृद्धि पर बात करी, समृद्धि के साथ उन्होंने सुरक्षा की बात करी। तो सेम पैटर्न अब ये सब राज्यों में लागू होगा। देखिए, एक छोटी सी चीज का और दे रहे हैं कि कैसे कैसे केंद्र के बोले का असर कैसे होता है। बीजेपी की जीत के साथ आपने एक बात सुनी होगी कि अब हम बंगाल में जहां बीजेपी जीती, उन्होंने बोला कि अब हम जहां शून्य पर थे, जहां हम नीचे थे, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट वो राज्य है। तो आपने कल पंजाब में 2 धमाकों की बात सुन ली हो। ये बहुत बड़ा लिंक है। ये कैसा लिंक है, क्या लिंक है? और ये इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी पूरी एक प्लान तरीके से अब अपने विस्तार की नीति को आगे बढ़ाएगी। अब ऐसा नहीं होने जा रहा है कि एक मंत्री जी बन गए हैं और वो लाल बत्तियों में वीआईपी के मजे लेंगे। ये वीआईपी के मजे जो हैं, बहुत से किस्से आपने सुने होंगे कि एक मंत्री जी गाड़ी में बैठ के अपने होटल से निकले ही थे, इतने में फोन आ गया पीएमओ से कि भाई आप कहां जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं कहीं जा रहा हूं। कि नहीं, आप वहां नहीं जाएंगे, आपको बुलाया गया है। तो हर एक की नजर है कि कोई भी अब मंत्री पद को या इस जिम्मेदारी को, जैसे खुद पीएम मोदी कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, तो अगर वो प्रधान सेवक है तो उनका हर विधायक, उनका हर सांसद अब सेवक बनकर काम करेगा। अब वो वीआईपी कल्चर धीरे धीरे भारत की राजनीति में अगर ये रहा तो थोड़ा थोड़ा कम होता भी नजर आएगा। हालांकि अनगढ़ बयानबाजी, और दूसरा विपक्ष को देखिए, अगर विपक्ष की बात करें तो बिहार में विपक्ष अभी भी शून्य मोड में है। उन्हें पता नहीं चल रहा है कि हम जो नई सरकार बन रही है ये खामियां क्या कर रही है, गलतियां क्या कर रही है। करीबन 5 से 6 महीने होने को आ गए, विपक्ष किसी एक मुद्दे को उठा नहीं पाया है। और अगर वो नहीं उठा पाएगा तो ये बात तय है कि आने वाले 4.5 साल बाद जब दोबारा विधानसभा चुनाव होंगे तो विपक्ष नाम की कोई शायद चीज ही ना रह जाए। तो ये बीजेपी बिल्कुल के बिल्कुल। काम करने का अपना एक स्टाइल है ये, और यही कारण है हाँ, कि बीजेपी लगातार सतत, जहां एक बार जीत रही है वहां 2 बार जीत रही है, 3 बार जीत रही है, 4 बार जीत रही है। इनका काम करने का एक पैटर्न है, इनके काम करने का एक पूरी व्यवस्था है। और उस व्यवस्था के तहत चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो,
ये लगातार जिन राज्यों में जीत रहे हैं वहां लगातार दूसरी बार तीसरी बार अपनी सरकारें बना रहे हैं, क्योंकि ये एक अच्छे प्लान के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। अब देखिए यही बात है कि देखिए जो कॉर्पोरेट स्टाइल में काम करने की बात होती है और जिसके लिए जानी जाती है बीजेपी, और ऐसा नहीं है कि भाई जिनको मंत्रालय दे दिया गया वो मंत्री बने ही रहेंगे, बल्कि उनका वर्क रिपोर्ट भी मांगा जाता है बाकायदा, वैसे ही जैसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, मांगा जाता है कि भाई आपने क्या परफॉर्मेंस किया है उसकी रिपोर्ट तैयार करके दीजिए। तो हर मंत्री का भी यहाँ पर रिपोर्ट तैयार होता है और रिपोर्ट तैयार होने के बाद ऊपर तक भेजा जाता है कि भाई ये काम कर रहे हैं या बोझ बने हुए हैं, उसके हिसाब से भी फैसला होता है। तो इसीलिए अब उसी कॉर्पोरेट स्टाइल में ही सभी जितने भी मंत्री हैं उनको काम असाइन किया जाएगा, उसके लिए पहले से खाका तैयार किया जा रहा है। और यही वजह है कि लगातार कैबिनेट की बैठक हो रही है और उसमें वो एजेंडा तय किया जा रहा है कि इस मंत्रालय को ये काम करना है, इस मंत्रालय को ये काम करना है, सभी मंत्रालय के हिस्से में जो जो भी काम आना है वो तय किया जा रहा है। इसके अलावा एक जो बड़ी सोच है वो ये है कि पिछले जो भी नीतीश युग रहा, पिछले हम अगर 2 दशक की बात करें तो वो महिलाओं के लिए बहुत स्वर्णिम काल माना जाता है। और यही वजह है कि महिलाएं जो एक बड़ा वोट बैंक बनकर के उभरी थी नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार उनके बीच काफी लोकप्रिय भी रहे। और यही वजह थी कि ये माना जाता था कि आधी आबादी तो हमेशा से ही नीतीश कुमार के साथ में है, तो उनको किस तरीके से साथ में बनाए रखना है इसकी जिम्मेदारी भी सम्राट चौधरी के ऊपर है, बीजेपी के ऊपर है। यही वजह है कि जो भी कैबिनेट की बैठक हुई, दोनों तीनों जो बैठक हुई है, आज भी जो बैठक हुई, उसमें साफ तौर से ये संकेत दे दिया गया कि हम महिलाओं की चिंता सबसे पहले करेंगे। चाहे वो जीविका दीदी की योजनाओं की बात कर ले, उनको और भी लोन देने की बात हो रही है, उनको और भी सुविधा पहुंचाने की बात हो रही है, या बात हम महिलाओं की सुरक्षा की कर लें तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर बैठे हुए हैं सम्राट चौधरी। साफ साफ कह दिया कि भैया उस मामले में कहीं कोई समझौता नहीं, कोई नरमी नहीं, किसी भी तरीके से जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उस पर काम भी हो रहा है जम करके। जिस तरीके से ऑर्केस्ट्रा की आड़ में चीजें चल रही थी, यहाँ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही थी, जिस तरीके से दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा था यहाँ से बच्चियों को, नाबालिग लड़कियों को, युवतियों को, उस पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन सवेरा 2.0 शुरू किया गया और उसके बड़े अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो ये तमाम चीजें तो महिलाओं के लिए की जा रही। दूसरा, जो अपराधियों के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की बात की गई थी, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जो है हमेशा 3C पर काम करते हुए नजर आए। 3C मतलब क्राइम, कम्युनलिज्म, ये 2 बड़े मुद्दे रहे थे जिसको लेकर के ये हमेशा ही आगे बढ़े कि भाई क्राइम और कम्युनिज्म पे हमें समझौता नहीं करना है। और तीसरा है करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस रहेगा। तो वही सब कुछ अब सम्राट चौधरी भी करते नजर आ रहे हैं। और जो तीनों कैबिनेट की बैठक हुई उसमें ये तीनों मुद्दे बड़े हावी रहे कि हम क्राइम को पनपने नहीं देंगे, हम अगर को कम्युनिज्म की बात होती है तो उसको हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, कट्टरवाद फैलने नहीं देंगे। तीसरा जो करप्शन है उस पर जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे। यही वजह है कि भाई राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय के जो अधिकारी कर्मचारी जो हड़ताल पर थे उनको वापस बुलाया गया, लेकिन साथ ही चेतावनी दे दी गई कि भाई आप किसी भी तरीके से ये मत समझिएगा कि आप पुरानी ढर्रे पर काम करते नजर आएंगे। आपको हर तरीके से करप्शन छोड़ना ही होगा अगर आप कहीं ना कहीं अगर संलिप्त हैं तो। और इसके साथ में जो तमाम माफिया है, चाहे शराब माफिया हो, भूमि माफिया हो, ये जो तमाम माफिया है जिसपे बात की जाती है कि बालू माफिया की भी बात की जाती है, और फिर जिस तरीके से नेपाल से घुसपैठ हो रहा है यहाँ पर, ये तमाम चीजें हैं जिस पर रोक कैसे लगाई जाए, इसको लेकर के भी बड़े बड़े वादे किए गए हैं, बड़े बड़े एजेंडे तय किए गए हैं कैबिनेट की बैठक में। तो कुल मिलाकर के माना जा रहा है कि एक दशा और दिशा दोनों ही तैयार करके बैठी है सरकार। उसमें सम्राट चौधरी की भी बात कर ली जाए और दोनों डिप्टी सीएम की भी बात कर ली जाए कि इन्हीं तीनों ने मिलकर के अब ये खाका तैयार कर दिया, एक संरचना तैयार कर दिया इन लोगों ने कि इसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। इससे न दाएं न बाएं, आपको हर तरीके से इस खाके संरचना के अंदर रह करके काम करना है। और इसी में जो आप काम करेंगे आपके परफॉर्मेंस की भी बात होगी, आपने क्या काम किया उसका वर्क रिपोर्ट भी आपको देना होगा, और क्या वाकई वो धरातल तक पहुंच रही है चीजें, जो तमाम योजना है वो आम जनता को फायदा पहुंचा रही है, ये सुनिश्चित करने का काम जो है अब इस सरकार ने करना शुरू कर दिया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि एजेंडा पहले से तय है। अब मंत्री जो भी बनेंगे उनका काम है इस एजेंडा को आगे लेकर के बढ़ना, जो डबल इंजन सरकार के में जो विकास की बात की जा रही है उसको आगे लेकर के बढ़ना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही है जो हम पहले भी कहते आ रहे थे। लेकिन मैं दोबारा से पुराने एक अपने स्टेटमेंट को दोबारा रिवाइज करना चाहूंगा कि
इस बारे में सम्राट चौधरी सरकार को बहुत गहनता से सोचना होगा कि वो अपनी नई टीम में वो समावेश जरूर रखे, उस युवा का, उस ऊर्जा का, उस अनुभव का, उस एक्सपीरियंस का, और जैसे बात हो रही थी महिला शक्ति की, तो महिला शक्ति इनका समावेश अगर रखेंगे तो, और उसके साथ वो जो प्रोटोकॉल, एक तरह से प्रोटोकॉल ही कहे जाएंगे, जो भी पूरा स्ट्रक्चर एक बना हुआ होगा जिस पर उनको अब काम करना होगा, तो इन सब चीजों को बहुत गहनता से देखना होगा। और देखिए, ये सब चीजें बहुत गौण साबित हो जाएंगी अगर बिहार के पास राजस्व नहीं, और बिहार के लिए राजस्व इस समय एक सबसे बड़ी चिंता है। हम बहुत सारे प्लान बना लेंगे, डेवलपमेंट के बहुत सारे प्लान बना लेंगे, हम बता देंगे इतने हाईवे हम यहां से यहां ला रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन उनको करने के लिए कब तक आखिर बिहार सरकार केंद्र पर निर्भर है? क्या सारी योजनाओं के लिए पैसा आरबीआई से लोन लेके, राज्य सरकारों से जो अनुदान मिलते हैं उन पे ही टिके रहेंगे? नहीं, अब बिहार को वो शक्ति बनना पड़ेगा कि वो अपने राज्य को चलाने के लिए एटलीस्ट वाइस वर्सा कर सके, कि 70% खुद कमाए, और चलिए 30% अभी शुरुआती दौर में, पर वो शुरुआती दौर कब जाकर आएगा? सबसे बड़ी चिंता मेरे हिसाब से इस समय सम्राट चौधरी की पूरी कैबिनेट की इसी चीज पे होनी चाहिए कि वो कैसे रिवर्स करे कि अपनी पूरी सरकार केवल 23% के राजस्व की वो प्राप्ति कर पाते हैं अपने स्टेट के मॉडल से, और बाकी का जो पूरा है वो अपना केंद्र देता है, वो अनुदान में देता है, और दूसरे जो टैक्सेस की उससे आता है। ऐसे राज्य का विकास बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, और फिर चीजें ऐसे होने पे फिर कोलैप्स होते हैं, आपस में गठबंधनों में तकरारें होती हैं, और वो तकरारें जो हैं फिर वो एक दूसरे बाहरी उसको आक्रमण के लिए एक न्योता देती है। तो मेरा कहना यही होगा सम्राट चौधरी की सरकार को भी, और बिहार को अगर सही में समृद्ध बिहार बनाना है तो अपनी एक ऐसी टीम बनानी होगी जो सही में एक सीईओ की तरह काम करे। आपने बिल्कुल सही वर्ड वो यूज किया कि वो सीईओ की तरह काम करेंगे, जिसमें हर अच्छे बुरे की जिम्मेदारी उस सीईओ की होगी, और वो उस कुर्सी का भोग ना करें, उसका उसका उ- उ- उसका उसका देखें कि वो जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसको रहते हुए वो कैसे बिहार के विकास की जो गाथा लिखी जाएगी, एक जो नई गाथा लिखी जाएगी, उसमें सब लोग अपना नाम अंकित करा सकते हैं, केवल अपने कठिन परिश्रम से, और अपने बिहार को लेकर उनकी एक एक ऐसे माइंडसेट से जो प्रोग्रेसिव हो, जो कंस्ट्रक्टिव हो, रादर देन डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव माइंडसेट के साथ अगर बिहार के हमारे ये सारे कैबिनेट बढ़ेगी, हमारे नेता बढ़ेंगे, तो उम्मीद है कि जल्द ही बिहार में जिस बहार की हम बात करें वो भी नजर आए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जी हाँ, धन्यवाद। उम्मीद यही है कि इस तमाम कार्य योजना से, एजेंडा से विकास की बयार बहेगी, और बिहार में बाहर की परिकल्पना जो अभी तक की जा रही है और बहुत हद तक हुआ भी है, वो आगे भी साकार होती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।